लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि मज़दूरों का कोई लेखा जोखा ना सरकार के पास है, ना किसी सामाजिक संगठन के पास है। और असंगठित मज़दूर इस प्रकार से बटे पड़े हुए हैं कि उनका कोई अपना भी संगठन नहीं है जो इस पर काम कर सके। सबसे पहले तो श्रमिकों की ऐसी सूची होनी चाहिए सरकार के पास जिससे ये तय हो सके कौन किस काम के लायक है, किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या क्षमता है। हमारे वहाँ जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजेश कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूरे भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया लॉकडाउन हुए। ऐसी स्थिति में देश के गरीब तबके और अमीर तबके या फिर देश के जो मज़दूर हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ा है, उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन का, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट, हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश गुप्ता जी मौजूद हैं। हम इनसे खास चीज़ बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम आपके यूट्यूब चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषम परिस्थितियों पर इस विषय पर चर्चा करने का जो दुस्साहस किया है। चूँकि वर्तमान में सारे लोग सरकार के नीतियों से इतने डरे हुए हैं कि इस पर ना कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई बात करना चाहते हैं। तो मैं आपके इस उत्साह और इस बहुत ही बढ़िया मुद्दे पे जो आपने विषय चुना है उसके लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं अविनाश कुमार गुप्ता, आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता, गोरखपुर से। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया लॉकडाउन हुए और मरीजों की संख्या लगभग 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन जब हमारे देश में लगभग 500 मरीज़ थे तब लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा था। पूरी सख्ती के साथ पुलिस किसी को सड़क पर निकलने नहीं दे रही थी। लेकिन आज जब मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है तब लॉकडाउन खोला जा रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे शुरू से जाना चाहूँगा। जब सरकार लॉकडाउन की प्रक्रिया से पहले की मैं घटना पे एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए थे, उसके पहले ही से इस महामारी के विषय में सबको विदित था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सारे देशों को इसके लिए सजग कर दिया था। परंतु उस समय हमारी सरकार सिर्फ राष्ट्रपति के स्वागत में लगी हुई थी। और उसी के कुछ दिन बाद दीपावली, माफ़ कीजिएगा, होली का पर्व था भारत में। होली का एक पर्व होता है जिसमें लगभग सारे मज़दूर अपने घर वापस आते हैं। नहीं 100% तो मेरे ख्याल से 50 से 60% मज़दूर अपने घरों को वापस आ जाते हैं। यदि सरकार इस चीज़ को लेकर 9 तारीख के पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर देती कि लोग अपने घरों पर वापस जाएं और हो सकता है आगे हमें इसके लिए सख्त कदम उठाना पड़े, तो संभव होता कि इतनी विभीषिका नहीं बढ़ती। और जो हम 500-600 लोग पीड़ित थे उस समय, उनको क्वारंटाइन करके हम उसको सुरक्षित कर सकते थे। और इतनी भाग दौड़, जो इतने लोग मरे हैं सड़कों पर भूख से चलकर, ये सरकार की विफलता का मुख्य केंद्र में रहा है। क्योंकि सरकार जो अपनी योजनाएं बनाई उसमें कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ को एकदम निगलेक्ट किया कि मज़दूरों का क्या होगा। उन्होंने अचानक से एक दिन आते हैं हमारे सरकार के मुखिया और घोषणा कर देते हैं कि हम इस तरीके का करने वाले हैं। अगर वो 10 दिन 15 दिन पहले, चूँकि होली का पर्व आप लोगों ने भी देखा होगा, उस समय भीड़ की संख्या और लोगों में खुद सजगता थी, लोग बाहर निकलना बंद कर दिए थे। होली में मिलना जुलना भी लगभग कम था। और ये 9 तारीख की घटना है और हमारा लॉकडाउन 22 तारीख से चालू होता है। और अगर हम उसके 5 दिन पहले ये सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता कि सभी लोग अपने घरों में रहें और हो सके तो वापस ना जाएं अपने गांव से, जो लोग शहरों में हैं वो भी अपने घर जाने का प्रयास करें, हम और सख्त कर सकते हैं, तो संभव होता इतनी मृत्यु ना होती देश में,
इस लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर सरकार पहले चेत गई होती। आपने मज़दूरों की बात की, पैदा लाने की बात की, तो हम सभी इस बात से रूबरू हैं कि मज़दूर जो है, प्रवासी मज़दूर जो अन्य प्रदेशों में थे, वो अपने घर पैदा ला रहे हैं। उनके लिए कोई, जबकि वहीं पे जो उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बच्चे फंसे थे विदेशों में या फिर अन्य जगहों पे, सरकार उनके लिए बाकायदा फ़्लाइट भेजती है, बुला कर लाती है सरकार, लेकिन मज़दूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सोनू सूद जैसे सामाजिक लोग जो है निकल करके काम कर रहे हैं मज़दूरों को पहुंचाने के लिए। तो क्या सरकार को मज़दूर विरोधी कहा जा सकता है इस पे? देखिए, इसको समझना होगा, क्योंकि हमारे देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं वो शुरू से पूंजीपतियों के पक्ष में रही हैं। ये 1947 से शुरू होता है, कोई नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद नहीं, मैं कहूँगा इस पर, चूँकि जो सत्य है वो सत्य है। और हाँ, सरकार की नीतियां अक्सर पूंजीपतियों के पक्ष में रही हैं। ये एक अफसोसजनक विषय है भारत में, और मज़दूरों की ज़िंदगी की कीमत उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर सरकार 15 लाख प्रवासी भारतीयों को विदेशों से भारत आयातित कर सकती है, तो निश्चित तौर पे वो अगर चाहती, अगर उसके अंदर संवेदना होती, तो मज़दूरों को भी वो उनके घरों तक, उनके गंतव्य तक पहुंचा सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी आते थे किसी पैकेज का ऐलान करते थे। अभी पिछले दिनों उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात की। आखिर ये पैसा कहाँ प्रयोग हो रहा है? मज़दूरों के लिए नहीं आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं, आखिर ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? एक बार फिर से मैं शुरू से जाना चाहूँगा। लॉकडाउन की जब शुरुआत हो रही थी, और जब शुरू में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और जो मज़दूर अभी ट्रेन और बसों से आ रहे थे, जो थोड़े बहुत बस आ रहे थे, तो हम लोग भी उसमें गए हुए थे। सरकार की मिशनरी ज़रूर खड़ी थी, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना खाने की ना पीने की। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग या सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कुछ पूंजीपति ऐसे थे जिन्होंने अपना सहयोग भी किया, अगर उनका सहयोग ना होता तो वो जितने लोग आ रहे थे उनको ना खाने की व्यवस्था हो पाती, ना पानी का प्रबंध हो पाता, ना कोई सुविधा मिल पाती। और निश्चित तौर पे सरकार सिर्फ पैकेज का ऐलान किए, वो आंकड़े हैं, अभी तक धरातल पे कहीं वो दिखता नहीं है। बाकी सरकार आंकड़े जारी करती रहती है और लोग उस पर प्रतिक्रिया, कुछ लोग खुश होकर देते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का ये आंकड़ों वाला जो राजनीति है उसको ख़त्म करना होगा और ज़िंदगियों को महत्व देना होगा। बिल्कुल। सर, आप जो है आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, और आपने जो खाद्यान्न घोटाला था उस पर आरटीआई लगा करके कई खुलासे किए हैं। तो अभी सरकार ये दावा कर रही थी कि आधार कार्ड पे लोगों को राशन मिल रहा है। तो क्या ऐसी व्यवस्था वाकई में था कि आधार पे लोगों को राशन मिल रहा है? सच्चाई ये है कि सरकार तो योजनाएं लाती हैं, पर धरातल पर वो कुछ क्षेत्रीय अधिकारी और कुछ विभाग की मिलीभगत से वो धरातल पर नहीं उतर पाती है। और गोरखपुर में तो हम लोगों ने इस संबंध में बहुत बड़ा खुलासा किया और बहुत सारे लोगों का नाम भी सामने लाया, पर सरकार के लोगों की अगवानी और अवभगत के लिए वो सारे पैसे वही लोग खर्च करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है। उनका कुछ दिन के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर आंकड़ों का वही खेल होता है और खाद्यान्न घोटाले होते हैं। और जब पहले राशन की व्यवस्था होती थी तो 90% राशन ये राशन माफिया खा जाते थे। अभी सीतारमैया जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा की थी कि हमने 68 मीट्रिक टन दाल का जो है मज़दूरों के लिए व्यवस्थित किया है, लेकिन धरातल पे ये दिखा नहीं कहीं। अच्छा। हम लोगों ने सैकड़ों जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर जाके जांच किया, देखा और प्रयास किया कि कहीं किसी को दाल मिला हो, तो ऐसा कहीं दिखा नहीं। तो हम ये कैसे माने कि सरकार की नीयत और जो कार्यशैली वो साफ़ है। अच्छा, तो सर स्टार्टिंग में मैंने आपके कई फ़ोटोज़ देखे, कई वीडियोज़ देखे, जिसमें आप जो है मज़दूरों को और जो गरीब लोग थे, लॉकडाउन में फंसे जो लोग थे, उनको राहत पैकेज आप पहुंचा रहे थे। तो अभी क्या स्थिति है उन लोगों की? क्या अब वो लोग सक्षम हो गए हैं, उनके पास राशन की व्यवस्था हो गई है? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जो कुछ पैसे मज़दूरों के जेब में बचे हुए थे वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं। मैंने देखा है कि कई लोग जो है मेरे पास ऐसे आए
जिन्होंने कहा कि हमने नाम दर्ज कराया था अपने आधार कार्ड से और अभी तक हमको कुछ मिला नहीं, तो क्या किया जाए। तो हमने कहा सरकारी व्यवस्था है, थोड़ा समय लग सकता हो सकता है, लेकिन आप तत्काल राहत हमसे ले सकते हैं। हमने उन्हें राहत सामग्री जो उपलब्ध करा सकते थे वो कराई। और निश्चित तौर पर किसी की भी स्थिति सही नहीं है, ना आर्थिक रूप से ना सामाजिक रूप से, चूँकि सभी मज़दूर रहे हैं, रोज़ कुआं खोदने वाले लोग रहे हैं, उनकी आय ही डेली की रही है और 2 महीने से सब कुछ बंद है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर काम करते थे वहाँ से अब काफ़ी दूर अपने गांव पे आ चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बीच में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी वहाँ पर भी फंसे हुए हैं जहाँ पर उनके कारखाने हैं। तो अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं दिख रही है जिससे उनको राहत मिली हो। समस्याएं बढ़ रही हैं और ये आगे विकराल होती जाएंगी। बिल्कुल। तो अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा, प्रवासी मज़दूर अपने गांव आ चुके हैं, अपने जगह पे आ चुके हैं। और कुछ लोग जो नहीं पहुंचे वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से हम अपने गांव पहुँचें। तो जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा तो रोज़गार की एक बहुत बड़ी संकट खड़ी होगी। तो इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ सुझाव आप सरकार को अगर देना चाहते हैं तो। सरकार इस पर जैसे कि अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम किसी भी राज्य को अपने मज़दूर तब तक नहीं देंगे जब तक वो हमसे डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि मज़दूरों का कोई लेखा जोखा ना सरकार के पास है, न किसी सामाजिक संगठन के पास है। और असंगठित मज़दूर इस प्रकार से बटे पड़े हुए हैं कि उनका कोई अपना भी संगठन नहीं है जो इस पर काम कर सके। सबसे पहले तो श्रमिकों की ऐसी सूची होनी चाहिए सरकार के पास जिससे ये तय हो सके कौन किस काम के लायक है, किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या क्षमता है। हमारे वहाँ जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ रोज़गार के नाम पर लोग जब कहीं से भी कुछ नहीं कर पाते तो शहरों की तरफ भाग जाते हैं बिना किसी सरकारी सहायता के, ना बिना किसी सोच समझ के, और कहीं भी 2 रोटी जहाँ मिल जाता है वहाँ काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि इन आंकड़ों को कैसे सरकार सहेजेगी और उन आंकड़ों को कैसे अन्य सरकारों में साझा करके अपने जो मज़दूरों का, उनके पास ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश के पास मज़दूरों की। अगर वो चाहें तो उस ताकत का प्रयोग कर सकते हैं बड़े तरीके कभी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती है। सिर्फ एक बयान सरकार की तरफ से जारी हो गया है। मैंने उस पर अपने फेसबुक अकाउंट पे भी सरकार को सुझाव दिया था कि इस पर एक बृहद कार्यक्रम तय करने की ज़रूरत है कि मज़दूरों का किस तरीके से समायोजन किया जा सके। जी, आपने मज़दूरों की बात की तो अभी कुछ दिन पहले श्रम कानून ख़त्म करने की कोशिश की गई। श्रम मज़दूरों को 8 घंटे जो टाइम उनका व्यवधान है कि 8 घंटे से अधिक आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, उसको 12 घंटे करने जा रही थी सरकार। तो ये कहाँ तक उचित है? हालांकि कई जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया घर में रह करके, तो उत्तर प्रदेश सरकार हटी पीछे, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मज़दूरों को 8 घंटे से हटा कर 12 घंटे काम कराया जाए? निश्चित तौर पे आपातकाल जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है और मज़दूरों के साथ इस प्रकार का छल आज से नहीं हमेशा से होता रहा है। वर्तमान सरकार भी इसमें पीछे कहीं नहीं है, सभी सरकारों से आगे निकलने का प्रयास कर रही है और ये कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। जो नियमावली मज़दूरों के लिए निर्धारित समय अवधि की है उसको ही लागू करना चाहिए और ये मानवता भी नहीं है और किसी तरीके से मानवाधिकार संगठन इसमें आगे आने चाहिए, लेकिन आ नहीं रहे हैं। अब किस दबाव में नहीं आ रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। जी, तो अभी एक लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूँगा कि लॉकडाउन में सभी सरकार बहुत सख्ती से लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रही थी, लेकिन सरकार खुद जो है सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, लोगों को जुटा करके, विधायकों को जुटा करके सरकार बना रही है, राम मंदिर का निर्माण शुरू करा दे रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? सरकार लोगों से लॉकडाउन, ये उम्मीद कर रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन सरकार खुद नहीं पालन कर रही है। ये कहाँ तक उचित है? सरकार को इस पर संवेदना
से काम नहीं चलेगा। सरकार को खुद अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा और खुद इन मुद्दों पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपको देख रही है और जनता आपका अनुसरण भी कर रही है। आप जो कहते हैं वो कर भी रही है, लेकिन जब आप ही उसका पालन नहीं करेंगे तो जनता से उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं। तो अंत में मैं एक आपसे पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आपका लॉकडाउन कैसे कटा? हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, सामाजिक कार्य भी किया, व्यक्तिगत कार्य भी किया, कुछ घर में भी समय बिताया, कुछ परिवार के साथ भी समय बिताया और परिस्थितियां जैसी भी रहीं सामान्य करने का प्रयास किया गया। हालांकि सामान्य लगता नहीं था। डेली सबसे बड़ी बात, हम लोग जब रोड पे निकलते थे, कोई मज़दूर को देखते थे तो जब रुक कर उसको हम खाना देते थे या फिर उससे पूछते थे तो वो रो पड़ता था। अच्छा। तो निश्चित तौर पे दिल द्रवित हो जाता था और जब घर पे आते थे तो रात भर उसी के बारे में सोचते थे। अच्छा। कि कल इसके लिए क्या समाधान निकाला जा सकता है, क्या किसको पहुंचाया जा सकता है, कैसे किसको उसके गंतव्य तक हम सही से पहुंचा दें। तो हमारी बहुत बड़ी टीम गोरखपुर में इस पर काम की। उसमें उन्होंने अपना पूर्ण रूप से तन मन धन जो हो सकता था हर तरीके से, हर प्रकार से अपने पूर्ण निष्ठा से किया। और लॉकडाउन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है किसी के लिए, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई हैं पूरी दुनिया में, ये एक महामारी के रूप में, कि इसे अभी हमें लंबे समय तक झेलना होगा और इसके साथ जीने का प्रयास करना होगा, जैसा कि सरकार भी कह रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है और ख़ुद भी करना है। सरकार बहुत चीज़ें कह देती हैं लेकिन उनका अनुपालन खुद वो नहीं करती है, लेकिन जनता को स्वयं एक कदम आगे बढ़कर इनको अपने अनुसार करना होगा। जी बिल्कुल। तो आप थे अविनाश गुप्ता जी, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। आप लोगों ने इनसे सुना कि किस तरह से ये लॉकडाउन में भी लोगों की मदद के लिए किस तरह आगे हैं। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मैं मंजेश कुमार, कैमरामैन अनिल कुमार जी के साथ असुर भारत। धन्यवाद।